नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। स्वागत वाली थाली तैयार है और सामने है व्यालोक जी। तो आइए स्वागत कर लेते हैं व्यालोक जी का। बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं आपको नमस्ते। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। व्यालोक जी, आज जब ये दर्शक दिन का पहला वीडियो 11 बजे देख रहे होंगे, उसके बाद शाम 5 बजे दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। ममता बनर्जी की मुश्किलें कई तरीके से अलग-अलग बढ़ रही हैं। पहले फेज में जो अब लगभग साफ हो चुका है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक बढ़त बनाने की स्थिति हासिल कर ली है। उसके बाद ममता बनर्जी का हालांकि इस पूरे चुनाव में बॉडी लैंग्वेज, उनकी भाषा, तमाम तरह की चीजें और एक अब नई मुसीबत उनके सामने है। इलेक्शन कमीशन से वो लड़ी रही हैं, सुप्रीम कोर्ट से वो लड़ी रही हैं, मतदाताओं से लड़ ही रही हैं, सबसे लड़ रही हैं। लेकिन 26 अप्रैल को कोलकाता टीवी नाम का एक चैनल है, उस पर एक वीडियो प्रसारित हुआ जिसमें चौरंगी इलाके में अपने तृणमूल प्रत्याशी के लिए एक भाषण कर रही थी और उसमें उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इनको लेके बड़ी भद्दी और इतनी गंदी टिप्पणी की कि इसमें कोई पार्टी ने शिकायत नहीं की, न कांग्रेस ने, न बीजेपी ने, न किसी अन्य व्यक्ति ने, बल्कि इसमें सीधे सीधे संज्ञान लिया इसका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने। मथुरा के समय भी हमने देखा किस तरीके से ये परेशान थी। दार्जिलिंग में जब राष्ट्रपति महोदय का कार्यक्रम लगा था अनुसूचित जाति और जनजातियों के एक बड़े कार्यक्रम में, वहां भी किस तरीके से ममता बनर्जी ने रिएक्ट किया था। बंगाल में बीजेपी को गांव की पार्टी कहा जाता है, वंचित शोषित की पार्टी है। हालांकि इसीलिए अब वो सेकेंड फेज जिसमें अर्बन बंगाल भी ज्यादा है वहां प्रयास कर रही है। लेकिन उसी के साथ आप देखिए बांगर में 100 से ज्यादा देशी बम तृणमूल नेता के मकान से मिलते हैं। अभिषेक बनर्जी के साथ आपने देखा ही किस तरीके से एक हुड़दंग और डराने धमकाने का। पहले फेज से निराश होने के बाद दूसरे फेज में क्या आप देख रहे हैं कि ममता बनर्जी तृणमूल हिंसा को प्रवोक करेगी और ये जो इनका अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रति जो टिप्पणी है, इसका संज्ञान, ये सारी चीजें क्या बताती हैं कि वाकई ममता बनर्जी अब ये समझ चुकी हैं कि वो जा रही हैं और इसलिए दूसरा फेज जो होगा, जो कि पहला फेज ऐतिहासिक रूप से शांतिपूर्ण रहा, एक भी रिपोल नहीं हुआ, क्या दूसरे फेज में आपको बदमाशी, अराजकता या हिंसा इसकी संभावना दिख रही? सज्जन आप म्यूट हैं। आप हमेशा मेरी एडिटिंग का कार्य बढ़ाते हैं। अब बोलें। बंगाल के मेरे जितने भी मित्र हैं जो सुदूर इलाकों में भी रहते हैं या फिर कोलकाता में रहते हैं, जितने से मेरी बात हुई है वो लगातार ये बात दोहराते रहे कि बिना हिंसा के बंगाल का चुनाव नहीं होगा। प्रथम चरण में भी कहते रहे और मैं उनसे बार बार पूछता रहा कि भाई इतनी भारी सुरक्षा बंदोबस्ती है, इतने ज्यादा कंपनियां हैं, इतने ज्यादा केंद्रीय बल तो शायद कश्मीर में भी नहीं लगते, पूरे देश के चुनाव में भी नहीं लगते, और इसके बावजूद आप लोग बोल रहे हैं कि बिना हिंसा के बंगाल का चुनाव नहीं होगा। लेकिन शायद वो लोग सच थे। पहले चरण में भी हमने देखा बहुत छिटपुट हुई है, लेकिन इतने के बावजूद हिम्मत देखिए आप, दुस्साहस देखिए कि हर एक कदम पर नजर है, हर एक कदम पर सीसीटीवी है, हर एक कदम पर एनआईए है, हर एक कदम पर सूचना आयोग है। इसके बावजूद 100 बम मिल जाते हैं बांगर में। इसके बावजूद अभिषेक बनर्जी के इलाके में सैकड़ों बाइकर्स निकलते हैं और कहते हैं काल के खेला होवे, काल के खेला होवे। बाइक रैली पर, यहां तक कि बाइकर्स के पीछे बैठने पर भी चुनाव आयोग ने रोक लगाई थी और तब कई लोगों ने कहा था कि अरे ये क्या बवाल है, अब क्या पिलियन बैठने भी ना देंगे, क्या दूसरी सवारी भी ना बैठने देंगे। इतनी अराजकता, बंगाल में कितनी अराजकता है ये आपको बाहर बैठकर पता नहीं लग सकता। महाजंगल राज अगर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा तो वैसे ही नहीं कहा। अगर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम आपके गुणों को उल्टा लटका देंगे तो उस पर ममता बनर्जी को बड़ी मिर्ची लगी। उन्होंने बड़ा तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री की यह भाषा ठीक नहीं है, गृह मंत्री शोहदों की भाषा बोल रहे हैं, गुंडों की भाषा बोल रहे हैं। हालांकि अमित शाह ने
कल फिर से जवाब दिया है और कहा है कि हाँ दीदी आपको जो करना है कीजिए, आपके गुंडों को उल्टा लटकाऊंगा, आप मुझे धमकी नहीं दे सकती हैं। आपने जो प्रश्न पूछा उस क्रम में मैंने ये 3-4 घटनाएं गिनाई हैं कि नहीं, ऐसा कतई न सोचा जाए कि दूसरे चरण का चुनाव बिल्कुल हिंसा रहित होगा। छिटपुट घटनाएं होंगी ही, क्योंकि ये लगभग मजहबी जुनून के साथ काम करते हैं, ये टीएमसी के जो लोग हैं। मजहबी जुनून इसलिए कहा मैंने कि उनको भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका कानून क्या कहता है, आपका संविधान क्या कहता है, आपका राज्य क्या कहता है, आपके लोग क्या कहते हैं, आपका दिशा निर्देश क्या है, आपका समाज क्या कह रहा है, या खुद हम अपने आप को आईने में कैसे देखेंगे। इनको इन किसी बात से मतलब नहीं है। इनके लिए ममता बनर्जी वह हुकुम का इक्का है जिनको वापस सत्ता में लाना ही लाना है। लेकिन ममता बनर्जी की हड़बड़ाहट, शायोनी घोष का अचानक से हृदय में काबा और आंखों में मदीना से बजरंग बली तक आ जाना, और सबसे बड़ा चुटकुला जो आपकी नजरों से चूक गया या आपने अभी नहीं कहा बाद में कहते, सागरिका घोष नाम की एक सांसद हैं, पहले हमारे पेशे में थी, कहा जाता है कि पत्रकार भी रही हैं, और उनके पतिदेव जो हैं वो जाने माने राजदीप मेडिसन स्क्वायर सरदेसाई हैं, जो मेडिसन स्क्वायर पर या यत्र तत्र कहीं भी पिटाई खा जाते हैं, कहीं भी हुले लेले हो जाता है उनका। वो मैडम कह रही हैं कि भाजपा झूठे वादे कर रही है, और इसके प्रमाण में वो क्या कहती हैं कि मैं दिल्ली से हूं और इसके बावजूद मुझे 2500 रुपए नहीं मिले। अब इस मानसिक दिवालियेपन का आप क्या करेंगे, इस मानसिकता का आप क्या करेंगे? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये दूसरे चरण का मतदान बहुत ही मजेदार होने वाला है, और इसी तरह से ममता बनर्जी की विदाई तय हो गई है। ममता बनर्जी अब जा रही हैं। ये कहना बिल्कुल भी खतरे से भरा हुआ नहीं है, बिल्कुल आराम से आप कह सकते हैं। जितने संकेत मिल रहे हैं और जिस तरह की इन लोगों में डिस्परेशंस दिख रही हैं, खलबलाहट दिख रही है, वो सब का सब बताता है कि ममता जी जा रही हैं। जी। बिल्कुल ठीक बात है। और दर्शकों, आपको याद होगा, ममता बनर्जी जहां से चुनाव लड़ रही हैं उनके सामने शुभेंदु अधिकारी लड़ रहे हैं, और जहां मतदान होना है भवानीपुर। भवानीपुर में ममता बनर्जी पहली बार पहुंची और जनसभा करने पहुंची। भवानीपुर आप समझिए उनका अपना मोहल्ला है, विधानसभा तो है ही है, लेकिन अपना मोहल्ला है। और ऐसे में हुआ क्या, शुभेंदु अधिकारी की भी सभा चल रही थी। घटना होती यह है कि ममता बनर्जी स्टेज से सॉरी सॉरी मैं नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी, 4-5 मिनट बोलने के बाद वो वहां से निकल आती हैं, पहली जनसभा। और उसका तुक्का क्या देती हैं, कहती हैं कि साहब ये जो शुभेंदु की चल रही है सभा, इसकी लाउड स्पीकर को हमारी तरफ मोड़ दिया गया है और हमारे कान में आवाज आ रही है। आप सुनिए, भाजपा के प्रचार के आवाज को भी, जय श्री राम की आवाज को भी वो परेशानी बता रही है। लेकिन स्थिति मैंने वेरीफाई किया तो स्थिति कुछ और थी। स्थिति ये थी कि शुभेंदु अधिकारी की जहां सभा चल रही थी वहां बहुत अच्छी खासी संख्या थी, और ममता बनर्जी की सभा में कुर्सियां खाली थी। और इससे खींच गई, क्योंकि ये बिल्कुल ग्राउंड सर्वे हो रहा था और ठीक वहीं भवानीपुर में हो रहा था, तो ममता बनर्जी वहां से भाग ली। ये दिखाता है। अच्छा, एक चीज अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जिस पहले फेज की चुटपुट हिंसा की आपने बात की, आप भी बंगाल को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उसकी राजनीति को बहुत लंबे समय से जानते हैं। मैंने भी उसको फॉलो करने का प्रयास किया है एक लंबे समय से, जब मेरा इस तरह से राजनीतिक विश्लेषक या होने का कोई मामला नहीं था तब से। लेकिन बंगाल के लिए इतनी हिंसा कुछ भी नहीं है, वो माइनस में मैं मानूंगा कि कुछ है ही नहीं। हिंसा का प्रयास करना, जिस तरीके से भाषाई मर्यादा लांघना, ये सारी चीजें, क्या आपको ये नहीं लगता कि कड़ाई के सामने की ये प्रतिक्रिया है और चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं इसलिए है? अटेम्प्ट तो करने का प्रयास करेंगे, लेकिन क्या पहले फेज में करने का प्रयास नहीं किया इन्होंने? मैं ये बात कह रहा हूं कि हिंसा नहीं हुई, इसका ये मतलब नहीं है कि ये शरीफ निकल गए। ये करने पर उतारू थे, हिम्मत नहीं हुई, बंदोबस्त हो गए, नहीं हुई। यही स्थिति सेकंड फेज में रहेगी। हम ये क्यों कहें कि रक्त रंजित होगा और तमाम, क्योंकि ये माहौल वही बनाना चाह रहे हैं।
लेकिन जनता वो नहीं रिएक्ट नहीं नहीं, कर रही। मैंने ये कभी नहीं कहा कि रक्त रंजित होगा। मैंने कहा कि ये अपनी आदत से, आपने जो बात कही उसी को मैंने दूसरे शब्दों में कहा है कि ये अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे, ये ये प्रयास तो पहले करेंगे में भी ही, किया। भले ही यस। इनको आप कितना भी ठोकें पीटें। भाई 100 बम अभी भी ये निकाल रहे हैं, आप समझ रहे हैं? अगर ये कड़ाई नहीं होती तो 1000 निकलते बम, 10,000 निकलते, उसमें से कई का इस्तेमाल होता और उसी तरह से ये जीतते। जिस तरह 2021 में इन्होंने कोरोना काल में सारी चीजों पर कब्जा करके और एक अभूतपूर्व जीत दर्ज की, उसमें तो मैं ये मानता हूं कि 77 सीटें भी आ गई भाजपा को, पता नहीं कैसे आ गई, मतलब नहीं आनी चाहिए थी। क्योंकि इन लोगों की गुंडई का जो स्तर है वो तो भाई चुनाव आयोग को भी पता है ना, कि इत्र नहीं लगाना है ईवीएम पर, ईवीएम पर गोंद नहीं लगाना है, फलाने जो सीओ साहब हैं उनको हटा देना है। आज ही उत्तर प्रदेश के सिंघम को, मतलब आप सोचिए ना कि भाई ये आपका चुनाव का प्रचार अब खत्म होने वाला है, परसों वोटिंग है अंतिम फेज की, और अभी भी अजय पाल शर्मा जी को भेजा जा रहा है। क्यों भेजा जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी सरकारी प्रतिष्ठान हैं या जो भी एजेंसियां हैं सरकारी, उनको पता है कि बंगाल में क्या होने वाला है और किस चीज को रोकना है। भाई कब ये केंद्रीय बयान आता था कि चुनाव के बाद भी केंद्रीय बल रहेंगे वहां बने हुए? ये तो सीधा मतदाताओं को यही संदेश देना है ना कि आप डरिए मत, जो हमेशा होता है पोस्ट पोल वायलेंस वो भी हम नहीं होने देंगे। यही तो बात हुई है। और आपने जो बात कही कि इनकी प्रतिक्रिया क्यों, इनकी प्रतिक्रिया दो स्तरों से है। पहली बात, इनको ये पता चल चुका है कि ये चुनाव हार रहे हैं तो मलाई गई, और दूसरी बात ये कि इनकी सभाओं से भीड़ गायब है। और ममता बनर्जी की आपने सभा की बात कही, मैं कालीघाट की पदयात्रा आपको याद दिलाता हूं, दर्शकों यस। श्रोताओं, यस। जरा उसके फुटेज निकाल लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, फुटेज मिल जाएगा। कालीघाट तो इनका मोहल्ला क्या, इनका घर है भाई, घर है। मोहल्ला भी नहीं है। और उसमें दरवाजे बंद हैं, और जो दरवाजे खुले हैं वहां से भी लोग प्रत्युत्तर में प्रति नमस्कार नहीं कर रहे हैं। 2-4 महिलाएं दिख रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी जब ऐसे ऐसे करके निकलती हैं, यही तो होता है ना रैली में कि भाई नेता निकलते चलता है या चलती है और लोग अभिवादन करते रहते हैं, क्योंकि बहुत भीड़ होती है। अभी मोदी जी की रैली आप देख लीजिए, या योगी आदित्यनाथ अगर करें तो उनकी रैली देख लीजिएगा, या किसी की भी रैली देखिए, तो यही होता है। अब काली घाट में अगर ममता को प्रति नमस्कार नहीं मिल रहा है सर, तो हालात कितने भयावह हैं टीएमसी के लिए, ये मैं दर्शकों पर और आप पर छोड़ देता हूं। जी। बिल्कुल ठीक बात है। मैं एक पूरे दिन भवानीपुर में घूमता रहा था और कुछ लोगों के सूत्र मैं वहां से लेके आया था। दर्शकों याद होगा, मैं कहता हूँ, पहले भी कहा हो कि जब आप कहीं जाते हैं या किसी लहजे से जानना चाहते हैं तो फिर आप 150 लोगों से मिलते हैं तो उसमें से कुछ आपके परमानेंट सूत्र हो जाते हैं। सर बताऊं, मैं अंकगणित जल्दी बोलता नहीं कि कितने वोट मिलेंगे, कितना अंतर रहेगा, लेकिन मुझे 2 जगह से ये आया कि एक जगह से आया कि 15,000 से ज्यादा का गैप रहेगा, दूसरी जगह से आया 20,000 का गैप रहेगा, जबकि नंदीग्राम में 1970 वोटों से शुभेंदु ने हराया था इनको पिछली बार 2021 में। तो भवानीपुर निश्चित रूप से एक दूसरे तरह का इस बार फीलिंग दे रहा है। और दूसरे तरह का क्या, ये तो नंदीग्राम में हारी ही थी पिछली बार, सरकार बन गई थी, अलग बात है। अच्छा, अब जरा बात कर लेते हैं ये जो दूसरे फेज की 142 सीटें हैं प्यालोक भाई, ये कहा जाता है कि साहब बहुत मजबूत कड़ी है, बहुत मजबूत कड़ी है, और वाकई 2021 का अगर देखा जाए तो 123 सीट यहीं से लेके आई थी भाजपा, केवल 18 सीट पाई थी। अब ये 8 जिले हैं जिसमें कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, हावड़ा, नदिया उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हुगली और पूर्वी बर्धमान। इनमें से अगर आप देखिएगा तो ज्यादातर अर्बन दिखाई देती है, हालांकि पूरी तरह अर्बन नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो हावड़ा का इंडस्ट्रियल गलियारा है वो, और 24 परगना का जो घनी आबादी उत्तर और दक्षिण 24 परगना की, ये वो बिल्कुल मुफीद एरिया है जो करीब 25 सीटों का बनता है, और जिसमें टीएमसी के लिए, ममता बनर्जी के लिए सब कुछ है। उसमें भाईजान भी हैं, उनकी आबादी भी है, सघन आबादी भी है, एक एक घर में 22-22 लोग वाला मामला भी है, ये सब है।
एसआईआर ने अपना काम कर दिया है। क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में जिस तरीके से रिएक्शन आ रहा है, जिस तरीके से हम लोगों को फीडबैक मिल रहा है, या अब होते हुए दिख रहा है, मैं कहता हूँ बायस होने की जरूरत नहीं है, आप सोशल मीडिया देख लीजिए, तमाम तरह के वीडियोज और सारी चीजें, आकलन भी देख लीजिए, अब कोई मजबूत कड़ी भी रह गई है इस चुनाव में कि नहीं साहब, फर्स्ट फेज बीजेपी की मजबूत कड़ी थी, ये फेज इसकी कड़ी है। और मैं इन 25 सीटों की अगर मैं बात करता हूं, मैं कहता हूं कि चलिए 25 में से 25 सीटें तृणमूल लेकर चली जाए, ये जो सेकंड फेज जिसको की मजबूत कड़ी कहा जा रहा है, उसके बाद भी अर्बन मतदाता जिस तरीके से इस बार दूसरे रिएक्शन में है, वो बदलाव के मूड में है, कमजोर कड़ी मजबूत कड़ी अब रह गया है इस चुनाव में। देखिए, कमजोर कड़ी और मजबूत कड़ी ये सब बौद्धिक वाग विलास मुझे ज्यादा लगते हैं, क्योंकि जनता जब पलटने पर आती है ना सर, तो फिर कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन इस बार चलिए हम लोग भी थोड़ा सा उन्हीं की भाषा में मैं बात करने की कोशिश करता हूं। देखिए, इस बार कोलकाता टूटेगा। हुगली भाजपा का है, वहां से ठीक ठाक उसको वोट परसेंटेज मिल जाते रहे हैं। इस बार हुगली में चमत्कार होगा, भाजपा बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर सकती है। इसके अलावा जो ये आपने कहा जहां मुफीद जगहें हैं, अगर मुसलमान वोट टीएमसी के खिलाफ चला गया, अगर चला गया, और जिसकी संभावना है, कई मुसलमान ने ऑन कैमरा बोला है, मुसलमानों के अंदर भी टीएमसी को लेकर नाराजगी है, और वो नाराजगी इसलिए है कि उनके हिसाब से भाई मोहम्मदन लॉबी का सीधा मानना है कि जब तक आप शरिया लागू नहीं करते हैं तब तक कोई भी तुष्टीकरण नहीं है। तो उनकी अपनी नाराजगी है, वो वजह है। सबसे बड़ी बात है कि कोलकाता जो बहुत कमजोर कड़ी माना जाता है, इस बार देखिएगा सर, कोलकाता में परिवर्तन होगा। प्रधानमंत्री आज भी एक जनसभा कर रहे हैं वहां से, और कल उन्होंने 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर दी है सरकारी नौकरियों में। ये एक बड़ा दांव होगा। वो ठाकुरबाड़ी गए हैं, मतुआ समुदाय के लोगों से मिले हैं, मतुआ समुदाय की समस्याओं को एड्रेस किया है। तो सारी चीजें जब एड्रेस की जा रही हैं, और इस बार भाजपा ने जब कोई वर्ग नहीं छोड़ा है, मैं आपके साथ चर्चा में पहले भी कह चुका हूं कि भाजपा हरेक समाज के हरेक वर्ग और हरेक कोने तक पहुंच रही है। तो इस बार मुझे लगता है कि ये कमजोर कड़ी और मजबूत कड़ी, मुझे तो डर ये है कि कहीं प्रथम फेज से बढ़िया रिजल्ट ना आ जाए सेकंड फेज में, क्योंकि प्रतिक्रिया का जो दबाव है, प्रतिक्रिया का जो वेग है सर, वो बहुत जबरदस्त है। और पहले चरण के मतदान के बाद ये वेग उसी लहर की तरह बन के सेकेंड फेज के मतदान में आ रहा है। कई सारे संकेत दे रहे हैं कि हो सकता है, मतलब मुझे नहीं पता, मैं भी आप ही की तरह घबराता हूं ये सब अंकगणित से और भविष्यवाणी से, लेकिन मुझे लग रहा है कि सेकेंड फेज अगर पहले से बढ़िया नहीं जाएगा तो बुरा भी नहीं बीतेगा इस बार भाजपा के लिए। जी बिल्कुल ठीक बात है। और अगर उम्मीदवारों के बारे में बात की जाए जो कि इस सेकेंड फेज में है, तो खुद भवानीपुर से हैं ममता बनर्जी। और वहां पर एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, पिछली बार 50,000 वोटों से उपचुनाव जीता तो था, लेकिन इस बार 21% वोट जो है वो खुद भवानीपुर से एसआईआर में गायब हो चुके हैं। अब भाजपा की तरफ से अगर देखें तो पनिहाटी जो कि इसी फेज में पड़ेगा, वहां पर आरजी कर की उस जूनियर डॉक्टर की माँ, जिनके चुनाव प्रचार के तमाम वीडियोस आपने देखे होंगे, बड़े भावुक करने वाले हैं, महिलाएं उनसे रोती हैं, उनको गले लगा कर रोती हैं, तो वो चुनाव लड़ रही हैं। पूर्व राज्यसभा सदस्य जो है स्वपन दासगुप्ता, ये राश बिहारी से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के। और अभिनेत्री रूपा गांगुली, वो सोनरापुर से लड़ रही हैं। तो ये भाजपा की तरफ से जो बड़े कैंडिडेट हैं। और अगर टीएमसी की तरफ से बात कर लें दर्शकों, तो भवानीपुर से खुद ममता बनर्जी हैं। फिरहाद हकीम जो मेयर हैं कलकत्ता के, वो कलकत्ता पोर्ट से चुनाव लड़ रहे हैं। वित्त मंत्री जो वेस्ट बंगाल की चंद्रिमा भट्टाचार्य, वो दमदम से चुनाव लड़ रही हैं। उद्योग मंत्री, वाणिज्य मंत्री उनके शशि पांजा जो हैं, वो श्यामपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। विद्युत मंत्री अनुपम विश्वास टालीगंज से लड़ रहे हैं। शिक्षा मंत्री ब्रात्या बसु दमदम से चुनाव लड़ रहे हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजात बसु विधाननगर से चुनाव लड़ रहे हैं। विधाननगर हम लोग याद है होके रह के आए थे सुजीत बसु वाले इलाके से। गलोक जी, आपको तो ध्यान होगा, वो जो तालाब जहां से हम लोगों ने वीडियो किया था।
तो जी, जहां हम जी। लोगों को वो हरियाणा वाले सज्जन मिले थे जो सजन मिले थे। 1955 से रहते हैं। दर्शकों, निश्चित तौर जी, पर कमजोर कड़ी, मजबूत कड़ी, ब्यालोक जी ने बिल्कुल सही कहा। ये चुनावी कथित विश्लेषकों के दिए हुए शब्द हैं। लेकिन अगर 2021 का या चुनाव के बारे में जब आप संभावित बात करते हैं, तो पिछला रिकॉर्ड आप ज़रूर देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कमज़ोर कड़ी और मजबूत कड़ी एकदम हवाई शब्द हैं। अगर हम 2021 को देखें, तो निश्चित जो ये सेकंड फेज़ 42 वाला है, इसमें 123 और भाजपा को केवल 18 और 1 लेफ्ट जीती थी। तो मजबूत कड़ी वाले तो मामला है। लेकिन चूँकि बंगाल इस बार परिवर्तन के मूड में बैठा हुआ है, तब व्यालोक जी ने जैसा कहा कि कोई कमजोर कड़ी, कोई मजबूत कड़ी कुछ नहीं रह जाती। जब सुनामी आती है तो आती है, और बंगाल की ये फितरत है कि उसने सुनामी ही दिया है। अब मेरे लिए देखना सबसे दिलचस्प ये होगा कि क्या बंगाल अपनी इस सुनामी वाली फितरत को थोड़ा-सा परिवर्तित करता है? ममता बनर्जी कितनी सीटें पाती है? मेरा ये है, सत्ता से जा रही ममता बनर्जी, ये बंगाल महक दे रहा है। लेकिन मैं अब इसमें इंटरेस्टेड हूँ देखने में 4 मई को कि क्या बंगाल अपने मतदान करने के चरित्र में इस बार परिवर्तन करेगा, क्योंकि उसने जब हटाया है किसी को तो झाड़ू मार के हटाया है, उसको बिल्कुल नीचे पहुंचा के हटाया है। तो मैं अब ये देखूंगा कि सरकार किसकी बनेगी तो कितने विधायकों का अंतर होगा। मेरे लिए इंटरेस्टिंग अब ये रह गया है कि क्या बंगाल का मतदाता अपने झाड़ू मार शैली के मतदान चरित्र को बदलता है या उसको जारी रखता है। हालांकि अभी तक का इतिहास यही है कि उसने जब भी जिसको हटाया है, बुरी तरह हटाया। तो आज हम एक ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको धीरेन्द्र पंडित जी के साथ सुनाएंगे, जो कि अभी भी वेस्ट बंगाल में ही बने हुए हैं। तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। आज की चर्चा अब यहाँ समाप्त करते हैं। मुझे यानी अवनीश और ब्यालोक को आज्ञा देने से पहले, इजाजत निकल गया, 1-2 डांट मुझे पड़ जाएगी। आज्ञा देने से पहले चैनल को आपने जैसे सब्सक्राइब कर किया है उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना आपको मिले। ब्यालोक वाणी, ब्यालोक जी का दूसरा प्लेटफॉर्म, वहां भी जरूर जाएगी जी। तो अब करते हैं वीडियो यहीं समाप्त। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय जय सिया राम।